आज की न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे मैप वाले हिस्से के साथ में। मैप में आज हम देखने वाले हैं भारत की सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों के बारे में। कौन कौन से देश हैं जो कि भारत की सीमा से लगे हुए हैं और वो पार्टिकुलर देश कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, इसको हम देखने वाले हैं। मोटे तौर पर यदि हम देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में आ जाता है श्रीलंका, ऊपर गए तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इतने देश हैं जो कि भारत के पड़ोस में स्थित हैं और किसी न किसी प्रकार से भारत के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ से बाउंड्री को शेयर करना है। हम चलते हैं पूरब की तरफ और देख लेते हैं म्यांमार कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री बनाता है। म्यांमार में ये जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश से ऐसा चालू हुआ है, इसके बाद नागालैंड लग गया, फिर मणिपुर लग गया और फिर लग गया मिजोरम। ठीक है, यहाँ से इसकी इस प्रकार से सीमा बनी हुई म्यांमार, जिसको हम आज के टाइम में बर्मा बोलते हैं। तो कौन कौन से राज्य हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्यों के साथ में म्यांमार अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब हम देख लेते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के यदि आप पूरब की तरफ में जाओगे, छोटा सा हिस्सा असम का है, फिर मेघालय का है, फिर से असम ही की बाउंड्री लग जाती है और ये फिर त्रिपुरा है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। और इस तरफ से आप देख रहे हैं सबसे बड़ी जो इसकी बाउंड्री है वो पश्चिम बंगाल के साथ में शेयर हो रही। इस प्रकार से यदि आप देखें, सबसे पहले हो गया असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों के साथ में ये भी अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है? तो ये रहा आपका भूटान। पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश, नीचे की तरफ आप जाओगे तो असम पड़ गया और पश्चिम बंगाल। पश्चिम की तरफ यदि आप जाओगे तो गंगटोक सिक्किम के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी लगभग 4 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहा है? तो ये रहा मैप में लंबा लंबा नेपाल। ऊपर की तरफ देखें उत्तराखंड के साथ में, फिर उसके नीचे यूपी के साथ में, फिर बिहार के साथ में, और फिर आपका हो गया सिक्किम, फिर हो गया पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बना रहा है? 5 राज्यों के साथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेपाल को भी हम देख लिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अब चीन को कि चीन कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो इस तरफ से यदि हम जाएंगे पूरब की तरफ में, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका अरुणाचल प्रदेश वाला हो गया, फिर सिक्किम वाला एरिया हो गया, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख वाला एरिया है जो कि चाइना से लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं तो अफ़गानिस्तान आता है। अफ़गानिस्तान का जो एरिया है वो लद्दाख के इस छोटे से एरिया में टच होता है यहाँ पर। उसके बाद फिर पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की बाउंड्री लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, लगभग 5 राज्य हैं जिनसे पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। अब यदि हम भारत की जो सीमाएं हैं पड़ोसी देशों के साथ में लगी हुई है उसका विश्लेषण करें, तो एक बात यहाँ पर पता चलती है, जो बांग्लादेश है इसकी जो सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है किलोमीटर में? यदि हम देखेंगे तो 4096
किलोमीटर है। सबसे पहले आ गया आपका बांग्लादेश। इसके बाद चीन के साथ में हमारी बहुत लंबी सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर की। ठीक है। चीन के बाद आ जाता है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा ये बनाता है। फिर आ जाता है, इसको हटा देते हैं, सबसे पहले आ गया आपका बांग्लादेश, फिर आ गया आपका चीन, फिर आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद आ जाता है नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान, अफ़गानिस्तान, लास्ट में अफ़गानिस्तान आ जाता है। तो ज़्यादातर चीन के साथ में हमारा सीमा विवाद चलते रहता है। फिर पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री हम शेयर करते हैं। फिर आ गया नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो कभी कभी क्या है, जो बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें हमसे ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि आपको क्रम से इनको जमाना है सीमा की लंबाई के हिसाब से। तो ये क्रम हमें याद रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, मान के चल लीजिए बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य टच होता है, सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा लगती है? तो आप देख रहे हैं ये में बांग्लादेश है, ये रहा बांग्लादेश, और सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबी सीमा है वो पश्चिम बंगाल के साथ में शेयर होती है। वहीं यदि हम चीन के मैप को देख लें तो चीन का जो नक्शा है इसमें आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है इसकी किसके साथ में है? सबसे ज़्यादा लंबी सीमा चीन की जम्मू कश्मीर के साथ में है। ये आप लाल देख रहे हैं, ये यहाँ से चालू होता है और ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये जो लंबाई है ना, ये सबसे ज़्यादा है किसी भी स्टेट की जो जो इससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की यदि हम बात कर लें तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं राजस्थान, ये जो एरिया है ये एरिया सबसे बड़ा है। राजस्थान ही सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री को शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में। फिर आ जाता है नेपाल। नेपाल का नक्शा हम देख लेते हैं, नेपाल की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये रहा नेपाल, और नेपाल सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में? बिहार के साथ में। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की ये है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो लंबाई है वो बिहार की है। नेपाल के बाद हम देख लेते हैं म्यांमार को। तो जो म्यांमार है ये है, म्यांमार के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर होती है किसकी? मिज़ोरम। ये जो एरिया है ये एरिया सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। उसके बाद आ जाता है भूटान। तो ये रहा भूटान। भूटान का जो असम वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री को शेयर करता है भूटान के साथ में। भूटान के बाद आ जाता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान केवल लद्दाख वाले एरिया को कवर करता है, उसके साथ में बाउंड्री को शेयर कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं पहली खबर को। तो द हिंदू की साइंस की पहली खबर आई है क्लाउड बर्स्ट को लेकर के, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बादल का फटना। तो हम देख रहे हैं बादल के फटने से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जो मौसम विभाग है वो सही सही इसकी जानकारी नहीं दे पा रहा है। इसी के चलते चलते काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। मॉनिटरिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। मॉनिटरिंग स्टेशन जो हैं ऑन द ग्राउंड कैन हार्डली कैप्चर क्लाउड बर्स्ट, वो उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा। इसका एक रीज़न है ड्यू टू देयर हाईली लोकलाइज्ड। ठीक है, हाईली लोकलाइज्ड इनको बोला जा रहा है। लोकलाइज का मतलब होता है किसी बात को स्थान या क्षेत्र विशेष तक सीमित कर देना, क्योंकि वो अपने एरिया तक ही सीमित है, दूसरे एरिया की इनको जानकारी नहीं रहती है। एंड शॉर्ट ऑकरेंस, सबसे पहले तो समझाया जाता है कि कब हम किसी घटना को बादल का फटना बोलते हैं। ठीक है, कब बादल फटता है। IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि 100 mm से भी ज़्यादा की रेनफॉल 1 घंटा में हो जाती है तो इसको हम बादल का फटना कहते हैं। ठीक है,
ये ज़्यादातर छोटा जो जियोग्राफिकल रीजन रहता है वहाँ पर घटित होती है। जैसे कि 20 से लेकर के 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये घटना यदि घटित होती है तो इसको हम बादल का फटना कहता है। इतना यदि ये एरिया है 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पर इतने में 100 mm से भी ज़्यादा की बारिश हो जाए 1 घंटे में, तो उसको हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं। 100 mm पर घंटे की जो रेनफॉल हुई है, इससे क्या हो सकता है, ये ट्रांसलेट हो सकती है 100 लीटर फॉर एवरी स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, यदि 100 mm से भी ज़्यादा की बारिश हो रही 1 घंटे में, तो इसका मतलब ये हो गया जो 1 किलोमीटर वाले एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया, यहाँ पर 100 लीटर 1 घंटे में पानी बरस जा रहा है, जहाँ पर भी ये बादल के फटने की घटना घटित होती है। फॉर ए स्मॉल रीजन ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर इट इज़ अबाउट 2 बिलियन लीटर ऑफ वाटर इन एन हावर। वहीं यदि ये जो एरिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बिलियन लीटर पानी 1 घंटे में, उतने से एरिया में। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें आगे बताई जाती हैं। क्लाउड बस्ट, जिसका मतलब होता है वायलेंट एंड वॉल्यूमिनियस अमाउंट ऑफ रेन। ठीक है, इतनी जो कि असहनीय बारिश हो जा रही है, जितना हम नॉर्मल नहीं देख रहे थे। पोरिंग डाउन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, मात्र छोटे से ही ड्यूरेशन में इतना सब कुछ हो जाना, इतनी ज़्यादा बारिश हो जाना। ये सब घटनाएं हम रिपोर्टेड कर रहे हैं सिंस द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य से ही इस प्रकार की घटनाएं हम देखे हैं। ये द कैरेक्टराइज ऑफ दिस इवेंट रिमेन इल्यूसिव, लेकिन इस प्रकार की जो कैरेक्टराइज हम देख रहे हैं इन इवेंट की, वो अभी भी इल्यूसिव हैं, हम इनको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। एंड आवर एफर्ट्स इन मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग दैम इज़ एट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, अभी भी हम क्या है, जन्म वाले शिशु वाले स्तर पर हैं। इसकी रोकथाम को लेकर के, कब आना है इसकी फोरकास्टिंग को लेकर के। सबसे पहले तो बताया जाता है क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स ब्लैंकेट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की भी जितनी भी सरफेस है उसके 70% एरिया पर बादल छाए रहते हैं ब्लैंकेट के रूप में। किसी भी टाइम में आप देखोगे, दे आर लाइक ए थिन लेयर ऑफ फ्लोटिंग ओशियन। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये नीचे ज़मीन में जो समुद्र है वो नहीं, ये समुद्र कहाँ है, ओशियन हमारे सर के ऊपर है, एक पतली लेयर उसको आप बोल सकते हैं। विथ इनफ वाटर टू कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ, और इतनी उसकी कैपेसिटी है, वहाँ पर इतना पानी मौजूद है कि वो पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। ऑफ अर्थ विथ अबाउट 1 इंच ऑफ रेन। ठीक है, इंटायर सरफेस अर्थ की वो कवर कर लेंगे लगभग, यदि आप 1 इंच रेन भी हो जाती है तो। ए मॉडेस्ट साइज क्लाउड लगभग 1 क्यूबिक किलोमीटर में कंटेन मोर देन 5 लाख लीटर ऑफ वाटर। पार्टिकुलर थोड़े से एरिया को ही आप देख लोगे तो वहाँ पर 5 लाख लीटर पानी भरा हुआ है। इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 100 एलिफेंट, कई सारे सैकड़ों हाथियों के वजन के बराबर ये पानी की मात्रा हो सकती है। एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर ये आती है कि ज़्यादातर जो बादल फटता है वो कौन से बादलों के कारण फटता है, तो वो होते हैं कल्मिनियस क्लाउड्स। क्लाउड्स को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, उसी एक कैटेगरी में आ जाता है कल्मोनिबस क्लाउड्स दैट काज थंडर स्टॉर्म्स। इसी के चलते चलते भी हमें थंडर स्टॉर्म देखने को मिलती एंड ओकेजनली ड्यू टू मानसून वाइंड सर्जिस। ठीक है, मानसून के चलते चलते हवाओं में जो तेज़ वृद्धि हो जाती है वो भी इसी के चलते चलते हो रहा है। मानसून की जो हवाएं हैं इसी के चलते चलते हो रही हैं। एंड अदर वेदर फोनामिना, और भी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो इसी के चलते चलते हो रही हैं। इनका जो ग्रो है वो 12 से 15 किलोमीटर की हाइट तक हो सकता है।
पूरे जितना भी ट्रोपोस्फियर वाला एरिया है, मतलब लगभग 21 किलोमीटर तक का, यदि हम ज़मीन से इसकी हाइट को नापेंगे तो। एंड कैन होल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसकी कैपेसिटी है कि इसके पास बहुत सारा पानी मौजूद रहता है। फिर क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताया जाता है, हम शुरू में ही इसके बारे में देख चुके थे। अब बात आ जाती है कि हम कैसे करके बादल के फटने को डिटेक्ट कर सकें। इसके लिए हमने सैटेलाइट स्थापित करे हैं अंतरिक्ष में। ये काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़फुल माने जाते हैं। ये डिटेक्ट कर सकते हैं लार्ज स्केल मानसून वेदर सिस्टम को। इसके साथ साथ में द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन राडार ऑफ दिस सैटेलाइट कैन बी मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ इंडिविजुअल क्लाउडबर्स्ट इवेंट। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई है, इन सैटेलाइट में जो हम राडार स्थापित करें हैं वो उतने एरिया को नहीं कर पा रहे हैं जितने एरिया में ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसी के चलते चलते ये जो बादल का फटना है ना, वो अनडिटेक्टेड रह जाता है। वेदर फोरकास्ट मॉडल आल्सो फेस ए सिमिलर चैलेंज इन सिमुलेटिंग द क्लाउड्स एट हाई रिजोल्यूशन। हम जो है सिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं हाई रिजोल्यूशन क्लाउड्स का, कहाँ पर ये घटना घटित हो सकती है। इस प्रकार के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। स्किलफुल फोरकास्टिंग हमें करना है रेनफॉल की हिली रीजन में। ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जा रहा है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ इन द इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉइस्चर कन्वर्जेंस एंड हिली टेरेन। तो जो मॉइस्चर का कन्वर्जेंस है और जो हिली टेरेन है, the cloud microphysics and the heating cooling mechanism at different atmospheric level। यहाँ पर हमें कुछ सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है कि यदि ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर यदि हो रही हैं, किस प्रकार से इंट्रैक्शन हो पा रहा मॉइस्चर कन्वर्जेंस का, किसके साथ में, हिली टेरेन, क्लाउड माइक्रोफिजिक्स एंड हीटिंग कूलिंग मैकेनिज्म के साथ में। जो मल्टीपल डॉपलर वेदर राडार होते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं हम मॉनिटर करने के लिए मूविंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स को, एंड हेल्प टू प्रोवाइड न्यू कास्ट, मतलब फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 3 आवर। आने वाले 3 घंटे में क्या होने वाला है, इसके लिए हम मल्टीपल डॉपलर वेदर राडार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के चलते चलते हमें काफ़ी शीघ्रता आ जाएगी, तेज़ी आ जाएगी कि हम मेज़र कर पाएंगे वार्निंग। इससे हमारा जो मेजरमेंट है काफ़ी तेज़ हो जाएगा और हम लोगों को वार्निंग दे पाएंगे। बट राडार्स आर एन एक्सपेंसिव अफेयर्स, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव माने जाते हैं ये राडार्स, एंड इंस्टॉलिंग दैम अक्रॉस द कंट्री में नॉट बी प्रैक्टिकली फीजिबल। और बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकली रूप से देखें तो हर जगह हम राडार लगा भी नहीं सकते हैं। तो सबसे सही उपाय ये है लंबे समय के लिए, वो क्या है, हमें क्या काम करना है, जो क्लाउड बर्स्ट प्रोन वाले रीजन हैं, जहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा घटित हो रही हैं, इनका पता लगाना है। इसके लिए हमें ऑटोमेटिक रेन गेज का उपयोग करना पड़ेगा। इफ़ क्लाउड बर्स्ट प्रोन रीजन्स आर को लोकेटेड विथ लैंडस्लाइड प्रोन रीजन, यदि हमें ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है वहाँ पर बादल फटता है, दीज लोकेशन कैन बी डिज़ाइंड एज ए हैजार्डियस। इनको आप लाल चिन्ह लगा दीजिए कि ये खतरे वाले एरिया हैं, यहाँ की हमें टाइम पर मॉनिटरिंग करते रहना है, यहाँ लोगों को जाने से रोकना है, लोगों को बचाना है। साइंस वाली जो सेकंड न्यूज़ आई है वो आई है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, मॉलिक्यूलर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को बनाने की बात कही जा रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। हम कंप्यूट कर पाएंगे, गणना कर पाएंगे दैट मिमिक्स का मतलब होता है मजाकिया ढंग से दूसरों की नकल करना या फिर नकल उतारना। तो हम मिमिक्स कर पाएंगे ब्रेन की, मतलब ब्रेन हम दूसरा बना सकते हैं। एंड हेल्प्स इस्टेब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो हम मस्तिष्क से संबंधित कई सारे रास्ते खुल जाएंगे, और दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको हम स्थापित करने में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है ना, कैन काज ए वेराइटेबल रिवोल्यूशन। इसने बहुत बड़ी क्रांति ला दी है वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज के समय में विश्व की जो कामकाज करने की जो तरीका है ना, वो पूरी तरह से चेंज कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। Yet their development is hindered by the fact that the present state of the art in electronic does not match up to what is needed. आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग को लेकर के ही एक अगला कदम ऐसा उठाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि साइंस कहाँ के हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के। इस तकनीक की मदद से आप मिमिक्स कर सकते हो, नकल उतार सकते हो वर्किंग्स ऑफ द न्यूरॉन्स की इन द ब्रेन। ब्रेन में न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसकी आप मिमिक कर सकते हो। रिसर्चर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु हैज डिज़ाइंड ए न्यूरोमॉर्फिक डिवाइसेस। इसमें उन्होंने यूज़ किया था ऑर्गेनिक मटेरियल का दैट हैव नॉट बीन यूज्ड हाइदर टू, ठीक है। इन्होंने एक ऐसी चीज़ का उपयोग करा था और इसके बाद उन्होंने उस मटेरियल को बनाया था जो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया है। इनका जो कामकाज है, देयर वर्क सिंस 2014 एम टुवार्ड्स दिस, और उनका उद्देश्य 2014 से ही इसी पर रहा था। इसके बाद कोविड-19 से रिलेटेड जो रिसर्च सामने आई है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। दो जगह यूएस और यूके ने लिए लोग लगातार अपनी वैक्सीन को अपडेट करते रहे थे और लोगों में इनकी डोज लगाते रहे। तो जो अपडेटेड कोरोना की वैक्सीन थी ना, दैट हैव बीन अप्रूव्ड इन यूएस एंड यूके ऑफर रफली द सेम प्रोटेक्शन एज एग्जिस्टिंग वैक्सीन। तो ये जो पुरानी वैक्सीन थी ना, उसकी तुलना में आप देखोगे तो उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वैक्सीन सजेस्ट प्रीप्रिंट की तरफ से ये सजेशन दिया गया है। इस एनालिसिस में ये भी पता चला है जो ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर डोज लगाए गए थे, यहाँ पर बहुत कम बेनिफिट हो पाया है यदि आप कंपेयर कर लो एक्स्ट्रा डोज ऑफ ओल्डर वैक्सीन। पुराने टाइम में जो वैक्सीन दी गई थी उस वैक्सीन से आज की वैक्सीन की तुलना यदि हम करें तो कोई उतना ज़्यादा असर लोगों पर नहीं हो पाया है। फॉरेन वाले पेज में चलें तो अमेरिका और श्रीलंका के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। इसमें बताया जा रहा है यूएस ने अनुमति दे दिया है कि हम $40 मिलियन की एड प्रोवाइड करेंगे श्रीलंका को। यूनाइटेड स्टेट ने सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कि हम $40 मिलियन की एड प्रोवाइड करेंगे ताकि श्रीलंका खरीद सके फर्टिलाइज़र और भी जो की एग्रीकल्चर इनपुट हैं उनको इन द टाइम फॉर द नेक्स्ट कल्टीवेशन सीजन इन द क्राइसिस हिट श्रीलंका। USAID के एडमिनिस्ट्रेशन है सामंथा पावर, जो कि विजिट कर रहे हैं श्रीलंका को। इन्होंने अनाउंसमेंट दिया था आफ्टर शी मेड फार्मर रिप्रेजेंटेटिव इन जाइला आउटसाइड कोलंबो। उनका कहना है कि ये जो मनी है ये एडिशन में रहेगा टू द $6 मिलियन अनाउंसमेंट अर्लियर टू असिस्ट द लो इनकम फार्मर्स। वहीं फिर श्रीलंका के बारे में बताया जाता है कि श्रीलंका आज के टाइम में बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। यहाँ पर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है इसेंशियल वस्तुओं की, जैसे कि फूड, फ्यूल और मेडिसिन। फॉरेन वाले पेज से ही एक न्यूज़ आई है, हमने देखे थे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था। निधन होने के बाद अगला जो राजा है उनका पुत्र बनने वाला है किंग चार्ल्स तृतीय। इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया है ब्रिटेन के मोनार्क के पद के लिए। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से अवगत हैं ग्रेट इनहेरिटेंस को लेकर के। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत में जो चीज़ें हमें मिली हैं हमको उनको आगे बढ़ाना है एंड हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखना है किसकी, सोवर्निटी एंड वोज टू फॉलो द इंस्पायरिंग क्वीन। और उनका कहना है महारानी का पूरी तरह से हम फॉलो करने वाले हैं।
मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है मध्य प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि ड्राफ्टिंग करेगा सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को। कैसे करके हम सुसाइड को, आत्महत्या को रोक सकते हैं। गवर्नमेंट ने गठित करी है एक टास्क फोर्स को जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग शामिल हैं ताकि ये लोग एक रिपोर्ट को तैयार कर सकें। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा पूरे देश भर में जो कि प्रिपेयर कर रहा है एक ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को। स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा है शनिवार के दिन ये बात को। टास्क फोर्स की जी हम बात कर रहे हैं उसमें शामिल है ए रेंज ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट सच एज फिजिस्ट्रिस्ट, लीगल एक्सपर्ट शामिल हैं, रिसर्चर शामिल हैं, एकेडमिक्स एंड सोशल वर्कर भी इसमें शामिल करे गए हैं। 6 सब कमिटीज़ हैव बीन फॉर्म टू एनालाइज द कॉजेटिव एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। 6 सब कमिटियों का भी गठन किया गया है ताकि हम एनालाइज कर सकें क्या क्या इसके रीजन है और कैसे करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द टास्क फोर्स हैज़ बीन मैंडेटेड टू सबमिट ए रिपोर्ट इन 2 मंथ, और 2 महीने का टाइम इसको दिया गया है कि आपको अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट हमारे सामने रखना है। हर एक सब कमेटी को पार्टिकुलरली स्पेसिफिक काम दे दिया गया है, जैसे कि किसी किसी को समझना है सोशियोलॉजिकल फैक्टर को, सजेस्टिंग प्रिवेंशन मेथड को, डिवाइजिंग वेज टू राइज मास अवेयरनेस कैसे करके फैला सकते हैं, सजेस्टिंग न्यूअर मेथड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल लोगों की ट्रेनिंग कैसे करके दे सकते हैं, इंडिविजुअल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में वो इस बात को भी देखने वाली हैं कि कैसे करके यदि हम बना रहे हैं तो उसको हम मजबूत कर सकते हैं या फिर कुछ नियम बने हैं तो उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, हम इससे इम्प्रूव कर सकें सिचुएशन को। एंड अंडरस्टैंड द इंटरसेक्टोरल लिंकेज इन सुसाइड प्रिवेंशन। यहाँ पर फिर नाम बताए गए हैं कि कौन कौन लोग इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। वहीं यदि आप देख लोगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड वाले डेटा को 2020 के टोटल 1,53,052 सुसाइड हुए हैं हमारे देश में। 14,578 अकेले मध्य प्रदेश से हैं जो कि तीसरे नंबर का स्थान रख रहा है देश में। 17% जो सुसाइड होते हैं 17% द सुसाइड रेट है इंस्टांसेस पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन में के हिसाब से कितने लोग हत्या कर रहे हैं, वाज अबव द नेशनल एवरेज। ठीक है, नेशनल एवरेज 11.3 का है लेकिन 17.4% का यदि यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश में तो वो नेशनल लेवल से भी बढ़ गया है।